जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि अब से अपने इस चैनल पर बिल्कुल लाइन टू लाइन एक सीरीज चलेगी वीडियो की, जिसमें हम पर चैप्टर अलग अलग सेपरेट चैप्टर की वीडियो देखेंगे। 10th क्लास के सभी चैप्टर्स के साइंस के वीडियो आपको इस चैनल पे आगे से मिलने वाले हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, अच्छा, लगातार वीडियो में हम क्या देखेंगे, चैप्टर के साथ साथ बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वाकई में बोर्ड में आने के 99% चांस है, उनको हम साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। और इसके साथ साथ हम बोर्ड में नंबर्स को कैसे इंक्रीज किया जाता है, क्या तरीका होना चाहिए उनका लिखने का, वहां पे डायग्राम बनाने का, डायग्राम पे नेम लिखने का, वो सारी चीजें हम धीरे-धीरे इन सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। अब देखते हैं हम 10th क्लास आरबीएससी सीबीएसई बोले तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को आज अपन देखते हैं। आप इस वीडियो को 1 2 3 जितने भी दिन आपको लगे आराम से देखना, और जैसे भी नोट्स आपको मिले, मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप लगातार इस क्लास को देते रहिए। आपके 10th में अच्छे मार्क्स आने की गारंटी हमारी, ठीक है। लगातार आप वीडियो सीरीज देखते रहेंगे, क्लास को लेते रहेंगे, तो आपको बहुत सारी आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छे नोट्स के साथ साथ अच्छी टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर्स 10th और 12th बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। चलो समय को बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पहले चैप्टर पे। देखिए चैप्टर को समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रसायन जितने भी परमाणु हम सुनते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, ये अदर्स 118 जिनको पीरियोडिक टेबल में अभी तक हम पढ़ते हैं, वो सारे रसायनों का आपस में बदलाव, आपस में मिलकर रहना, रिएक्शन करना, बदलना, परिवर्तन होना, वो सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। उनको दिखाने के लिए जो हम बोर्ड पे लिखेंगे, कागज पे लिखेंगे, उनके प्रतीकों के साथ, सिंबल्स के साथ, उसे हम समीकरण कहेंगे। धीरे धीरे हम इनकी परिभाषाएं देख रहे हैं। आपको सारे नोट्स बोर्ड पे लिखे हुए मिलेंगे, इनको आप वीडियो को रोक के बस करके इनको लिख सकते हो, आसानी से नोट्स बना सकते हो। कोई भी चीज आपको अगर से नहीं लिखनी है, सब चीजें जो कोई मैं बोलूंगा जो अच्छे नोट्स थे वो सारे बोर्ड पे आपको लिखने को मिलेंगे। प्लीज इनको आराम से लिख लेना। सारे नोट्स आपको बोर्ड पे देखने को मिलेंगे और मेरे द्वारा समझाया जाएगा, सुनने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को रोक के आराम से इन नोट्स को छाप लेना, लिख लेना, समझ के लिखना, पहले समझना और उसके साथ साथ लिखते। तो जैसा कि आप देखते हो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्ड ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले, मतलब कुछ ना कुछ नए बदलाव, पहले तो कुछ था और कुछ होने के बाद, कुछ क्या होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद कुछ नए गुणों वाले होगी, पदार्थ बदले। देखो ऐसे परिवर्तन, ऐसे बदलाव जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता हो, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए आप, मेरे को पता है कि सोडियम क्या, Na। आप सभी को पता है कि सोडियम ज्वलनशील होता है, इसे हम जलकपूर कहते हैं। जल के छीले रखते ही ये आग पकड़ लेता है, पनीर के समान दिखाई देता है। अब ये देखो बेटाओ, Na जब Cl के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl हो जाता है। बोले तो ऐसे NaOH बेस है, HCl एसिड है, क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके NaCl नाम का एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हो आप। और इस चीज को आप भी जानते हो कि इसे तो हम टेबल क्षार या नमक के नाम से भी जानते हैं। क्या ये सोडियम अकेला था तब जलता था, जल से, जल के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ देता था, यस। बट ये Cl के साथ जैसे ही मिलता है, अपने लक्षणों में बदलाव करता है, वह नए गुणों वाले पदार्थ को निर्माण करता है, नए गुण बनाता है। क्या ये नमक जब तुम खाते हो, पानी में डालते हो, तो क्या ये आग पकड़ता है? नहीं, क्योंकि इसके गुणों में क्या हो गया,
परिवर्तन। बोले तो क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। तो बात समझ में आएगी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जल्दी से अभिक्रिया की परिभाषा लिख लो। उदाहरण में एक और बताता हूं, मैग्नीशियम विभन का दहन। आगे देखो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण मैग्नीशियम विभन का दहन। मैग्नीशियम समझ में आता है, बाधा यह एक क्षारीय बंधन धातु है जिसका आसानी में आप देखते हो। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, रिबन का मतलब मैग्नीशियम का एक फीता जिसके बारे में एनसीईआरटी में अच्छा सा डायग्राम दे रखा है जो आपको यहां देखने को मिल रहा है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट बेटा हो, बोर्ड के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायग्राम याद करना, रिएक्शन की याद करना। ठीक है ना, लिखोगे सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। मैं जो साइंस पढ़ाऊंगा उसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस ध्यान से सुनिए, समझिए, लिखिए। नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। रेगुलर आप देखोगे, समझोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा बिना ज्यादा मेहनत के, बिना रटे। ठीक है, आगे देखो मैग्नीशियम की 2 और 3 को छोड़ो। मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको जब वो जो क्या होता है हिलियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक नया ही केमिकल बनाता है, नया ही पदार्थ बनाता है, MgO। बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा मैग्नीशियम रिबन के दहन की अभिक्रिया लिखिए। क्या लिखिए? अभिक्रिया लिखिए। मैग्नीशियम रिबन के दहन की अभिक्रिया कहां से लिखोगे? यहां से लिखोगे। बोर्ड में क्वेश्चन का जवाब डायग्राम यहां से उठाना। और जैसा कि आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया को हम देखते हैं तो हमें उसमें 2 तरीके के पद चरण स्टेप दिखाई देते हैं। 2 भाग कौन से? एक तो स्पीड एरो के पहले वाला और एक स्पीड के बाद वाला। तो इन दोनों को हम सेपरेट अलग-अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग-अलग शब्द के साथ पढ़ते हैं। देखो क्या रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। पहला जिसे हम हिंदी में अभिकारक और इंग्लिश में रिएक्टेंट कहेंगे, और दूसरा टी के बाद वाला जिसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद या प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा यहां समझ लो अभिक्रिया किसे कहेंगे और अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक क्या होता है, थोड़ा सा एक उदाहरण के साथ समझिए। जैसा कि आप किसी पान की दुकान पे जाते हो, किसी भी तरीके की पान की दुकान पे, तो आप क्या बोलोगे? वो दुकान किसकी है? पान की। तो वो दुकान जो वो शॉप है वो फेमस किसकी वजह से है? उसके प्रोडक्ट की वजह से। किसकी वजह से? प्रोडक्ट की वजह से। मिठाई की दुकान है तो मिठाई उसका क्या है? प्रोडक्ट। कपड़े की दुकान है तो वो क्या है? उसका प्रोडक्ट। मगर आपको भी पता है कि पान कभी एक अकेली चीज से थोड़ी बनता है, एक ही पदार्थ से थोड़ी बनेगा। तो जिन भी पदार्थों से वो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, पान का निर्माण हुआ है, वो सारी चीजें जैसे कि पत्ती, पान की पत्ती, कत्था, चूना, सुपारी, शहद आदि चीजें, गुलकंद वगैरह, ये आदि चीजें उसके लिए क्या है? अभिकारक। और वो सारी मिलकर एक जगह एक नया ही गुणों वाले नई चीज को बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट के नाम से ही वो चीज फेमस है, दुकान फेमस है। मिठाई वाले से आपने कहा कि भैया हमें लड्डू चाहिए मोतीचूर के, तो क्या मोतीचूर के लड्डू कहीं पे मोतीचूर एक ही प्रोडक्ट है क्या? एक ही पदार्थ है क्या? नहीं, मोतीचूर के लड्डू को बनाने के लिए अलग-अलग पदार्थों को एक जगह मिलाया जाता है, और जिनको मिलाया जाता है वो अभिकारक, और जो मिलकर सामने आता है, बनकर आता है, वो चीज प्रोडक्ट कहलाती है। हम अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा देखते हैं। ठीक, देखो बेटा रिएक्टेंट या अभिकारक। रिएक्टेंट या अभिकारक मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया में तीन के पहले वाला अभिकारक, तीन के बाद वाला उत्पाद कहलाता है। तो देखो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे, जो मिलेंगे, उन सबको हम क्या कहेंगे? अभिकारक। बोले तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है, और जो एंजाइम को बनेगा वो क्या है? प्रोडक्ट, उत्पाद है। देखो उत्पाद की परिभाषा भी प्रोडक्ट, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुआ है, जो नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हुआ है, वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद
जाते हैं। बोले तो इस अभिक्रिया में जो Mg2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है यहाँ पर उत्पाद का कार्य कर रहा है। उत्पाद है नए गुणों वाले उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप सभी फटाफट से इसको छापिए इस पेज को। कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण जैसे कि आपने सुना होगा, देखिए एक करके पाचन की अभिक्रिया, डाइजेस्टिव रिएक्शन, डाइजेस्टिव रिएक्शन। भोजन को जब अपन अंदर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को, जटिल भोजन को, तो वो धीरे धीरे सरल छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, सरल भोजन में बदलता है और उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, पाचन की अभिक्रिया। या आपके 10th क्लास के 6th चैप्टर में पाचन तंत्र में पढ़ाई जाएगी, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। और ये भी 6th चैप्टर में ये श्वसन तंत्र, ठीक है ना। श्वसन की अभिक्रिया, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहां पर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। फिर वहां क्या होता है, अभिक्रियाएं होती है, तो उसे कहते हैं श्वसन की अभिक्रिया। आगे ये तुमने नॉर्मली सुनी होगी, थोड़ा देखी भी होगी। लोहे पर जंग लगना, लोहे बोले तो आयरन, आयरन कहां आता, आयरन Fe कितने में आता है, 26 पे। ध्यान रखो बेटा, Fe26 आयरन पर जंग लगना, तो नमी, आर्द्रता और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर लोहा धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, जंग लगने लग जाती है। ये अभिक्रिया हो गई, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपके इंशाल्लाह इसके लिए यहां पर डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ऐसा डायग्राम दे रखा है, तो ये है जस्ते और जस्ते या फिर जिंक पर, जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु बोले तो डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या सूत्र है, H2SO4। और जिंक का क्या है, Zn, क्या है, Zn। तो Zn मतलब जस्ते की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इंपॉर्टेंट हटाओ, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस का पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट करते हैं यहाँ पर POP, बोले तो पॉप टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, पॉप टेस्ट। कौन सा, जिसमें है ना पॉप साउंड सुनाई देता है, हाइड्रोजन गैस के पास में मोमबत्ती जलाता है अपन, तो पॉप साउंड सुनाई देता है, फट फट की आवाज आती है। इसकी आवाज आती है फट फट की। तो ये फट फट की आवाज में क्या बताती है, ये जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। तो ये आवाज क्या बताती है हमें, ये गैस जो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। फट फट की आवाज आती है। इसका भी डायग्राम है, चलो ये सारी चीजें छापो, इसमें डायग्राम बनाना है तो यहाँ पर, और आप आराम से ये लिख लो। चलो डायग्राम बना लिया, आराम से नोट्स लिखिए ये वाले। आगे देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण। अपन को कब पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई या रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, तो कुछ परिवर्तन, कुछ भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस अपन देखते हैं। बोले तो कौन कौन से, अवस्था में परिवर्तन, स्टेट चेंजिंग। स्टेट बोले तो कौन कौन सी उसकी अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। अरे सॉलिड और सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर कोई सॉलिड है लिक्विड में बदलता है, अभिक्रिया के दौरान सॉलिड लिक्विड में बदल गया, लिक्विड गैस में बदल गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया। अगर अवस्था परिवर्तन होती, स्टेट चेंज होती है, तो अपन समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। सेकंड देखो, रंग में परिवर्तन, चेंजेस कलर। अगर रंग में परिवर्तन होता है तो भी तुम क्या समझोगे, रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। देखो मतलब पता करना, ठीक है। गैस का निकास होना, उत्सर्जन होना, गैस धुआं निकलना, गैस निकलना, उष्मा निकलना, ये सारी चीजें भी क्या बताती है, अभिक्रिया हो रही है। और लास्ट है तापमान में परिवर्तन। तापमान के साथ साथ हम बात करते हैं गंध में भी परिवर्तन आता है, गंध में परिवर्तन, तो उसकी जो स्मेल थी उसमें भी चेंजेस आ रही है, तो अपन समझेंगे कि अभिक्रिया हुई है। जैसे कि अभी अपन ने ताजा सब्जी बनाई तो उसकी अच्छी खुशबू आती है, रात को अगर उसको बाहर रख दिया तो कल सुबह उसको जब सूंघते हैं, देखते हैं, उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई, ठीक है ना, उसकी स्मेल बिल्कुल चेंज हो गई। इसका मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शंस हुई है। और अगर ज्यादा बात करें तो स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि दही में दूध का टेस्ट अपन कैसे करते हैं, उसमें अपन ने जब जावन डाला, थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस, थोड़ा सा वो दही का जावन डाला, उसको देखते हैं
विद्युत स्वाद में परिवर्तन आ गया, इसका मतलब रात भर में उसमें क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं का हम पता भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में अभिक्रियाओं का पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ पेपर जैसे कि लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, ठीक है ना, और अपन देखते हैं कि पीएच स्केल, पीएच पता करने के लिए वो सब धीरे-धीरे अपन। अच्छा, अभी तक तो देखा अपन ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब जो बोर्ड लेवल पे जो अच्छे से जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो चैप्टर वहां से स्टार्ट होता है, ये वाला चैप्टर अपना। तो अब देखते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं। किसी भी जगह अगर रासायनिक अभिक्रिया को लिखना हो, किसी को समझाना हो, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, वो दो तरीके हो गए अपने पास। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका कितने हैं, दो तरीके हैं, तो शब्द समीकरण और दूसरी है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण जिसको हम हिंदी में बोल बोल के लिखेंगे, रासायनिक समीकरण जिसमें हम रसायनों के प्रतीकों के साथ उसको दर्शाएंगे, तो वो है रासायनिक समीकरण। दोनों को सेपरेट करके देख लेते हैं। देखिए, देखो फर्स्ट है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में हम देखते हैं एनसीईआरटी पेज 17 में 6 और 7 और 8 क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारे अभिक्रियाएं दी है, वो सबको भी लिखना है। सबको लेकर जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बताया यहाँ पे जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn। अब एक तो मैं प्रतीक लिख सकता हूँ और एक मैं हिंदी में लिख सकता हूँ। शब्द बोला, लिखा, तो हिंदी में लिखा तो कौन सी समीकरण आ गई, शब्द समीकरण। ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये वाली है, इसी की समीकरण जो है रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण। तो देखो जिंक Zn लिख दिया, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर बोले तो Ag, अरे चांदी होती नहीं होती, नाइट्रेट का क्या होता है फॉर्मूला NO3, ठीक है। चलो देखो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया AgNO3, ठीक है। जिंक नाइट्रेट, जिंक Zn वाला, नाइट्रेट यहां NO3 वाला, तो ZnNO3 का वोल्ट वाइज बोले बेटा सिल्वर Ag वापस से। तो ये जो दर्शाई है ये तो अपन में शब्द समीकरण है, और ये जो नीचे इसी की लिखी हुई है वो कौन सी है, रासायनिक समीकरण। थोड़ा अंदर समझ में आया तो मुझे शब्द हिंदी में जैसा तुम्हें मिलेगा, है ना, और ये प्रतीक के साथ, सिंबल्स के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर छाप फटाफट। आगे देखो अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। क्या क्या रासायनिक समीकरण होती है, उसमें किन किन चीजों को अपन दर्शाते हैं, लिखा जाता है। तो देखो कौन कौन सी चीजें हैं रासायनिक समीकरण में। पहली बात तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा ही निरूपित मतलब दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी उन्हें किसके द्वारा, समीकरण, एक रिएक्शन गैस है, इनके द्वारा दर्शाया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज होती है, तत्वों के प्रतीक, मैंने बताया प्रतीक जैसे कि Zn, अभिकारकों तीर के पहले वाले अभिकारक परिभाषा देख लीजिए, उत्पादों तीर के बाद वाले उत्पाद के रासायनिक सूत्र, दोनों की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, ये सारी चीजें जैसे कि यहां पे लिखी गैस और लिक्विड SL, ठीक है। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस के साथ लिखे जाते हैं, मतलब प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को अगर पूरी अभिक्रिया लिख रहे हो तो लिखना आवश्यक है, ठीक। रासायनिक और लास्ट में इसका रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो ताप, अगर कहीं पर अभिक्रिया में कहीं पर आपको गर्म करना हो, ताप देना हो, ताप को यहाँ T के ऊपर लिखते हैं। दाब की आवश्यकता पड़े अभिक्रिया कराने के लिए तो भी हम लिखेंगे T के ऊपर। और रही बात उत्प्रेरक की, उत्प्रेरक क्या होता है बेटा, उत्प्रेरक की परिभाषा ऐसा तो आपको फ्लो पे लिख लो पेज के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट है। उत्प्रेरक की परिभाषा लिखिए, ऐसे रसायन जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए, ऐसे रसायन जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की दर को बोले तो रेट स्पीड है ना, वो बढ़ाया घटा देते हैं, बढ़ाया घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। दोबारा से देख लो बेटा यहाँ पे ढंग से, ऐसे रसायन जो अभिक्रिया में बिना भाग नहीं लेते, प्रॉपर भाग नहीं लेते, बस वहां पे तीर के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा उसकी उपस्थिति में काम होगा और अभिक्रिया की दर या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी।
दो प्रकार के होते हैं, प्रतिवेदित धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक होगा तो अभिक्रिया की स्पीड, मतलब जो 4 घंटे में होने वाली अभिक्रिया थी कितने में जाएगी, 1 घंटे में 30 मिनट में, इतनी स्पीड बढ़ जाती है ना। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते घटाते वो उत्प्रेरक होते हैं। कुछ जगह अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक की आवश्यकता हमें पड़ती है, तो वहां पर हम उत्प्रेरक कहां रखेंगे, देखो उत्प्रेरक को आवश्यक पड़ने पर तीर के निशान के कहां पर, तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण हमने देखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराने पर हमें मेथनॉल प्राप्त होता है, जहरीली शराब प्राप्त होती है। तो देखो इसके लिए हमें इन दोनों से ये प्राप्त करने के लिए, जहरीली शराब जो मेथनॉल प्राप्त करने के लिए 340 प्रेशर एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दाब की आवश्यकता होती है। जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे हम पी के ऊपर रखते हैं, दाब उत्प्रेरक होता है तो हम पी के ऊपर रखते हैं। और रही बात अभिक्रियाओं में अवस्था दिखाने की, गैस अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जहरीली गैस होती है तो ये जी लिख दिया, हाइड्रोजन गैस होती है जिसको जी लिखा है, और CH3OH एक लिक्विड शराब कैसे होती है, लिक्विड द्रव, तो यहां पे एल लिखा है, ठीक है ना। आगे देखो बेटाओ अपने इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक। देखो आगे देखो बेटा, इस फर्स्ट चैप्टर से हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भैया ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं इनको संतुलित बैलेंस क्यों किया जाता है, इनको बैलेंस करते हैं। देखो बेटा समझो बात को, आपने 9th क्लास में ये एक नियम सुना होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन रूल। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अपन ने वहां पढ़ा था कि भैया द्रव्यमान बोले तो ये जो मास होता है इसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही कभी मिटा सकते हैं, ये संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, ये ब्रह्मवाद है, ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी गलत नहीं होगा। इसी नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रिएक्शन में अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं। अभी ये जो नया रहा है H2, ये क्या नया हमने कहीं से लाए क्या, ये अभिक्रिया के यही तो हिस्से हैं और इन्होंने मिला के बना दी। अरे मैंने 1 किलो लड्डू तोले, वजन किया 1 किलो का, तो मैं क्या 1 किलो फिर कुछ और चीजें थोड़ी जोड़ूंगा, मैं कहूंगा ये 1 किलो में 800 ग्राम क्या होगा, बेसन होगा, 100 ml पानी होगा, 100 ml शक्कर होगी, वो लड्डू बन गए, तो 1 किलो हुआ कि नहीं हुआ। तो द्रव्यमान उधर था, उधर तो उधर आ गया, सुरक्षित है कि नहीं है ना बेटा, बीच में नई चीज कोई आई। तो द्रव्यमान को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहेगा, और संरक्षित रहेगा तो इसी के अनुसार अभिकारकों और उत्पादों के, अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब बराबर होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे कि अच्छा ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है और इसमें उदाहरण देखो, अभी क्या संतुलित कैसे करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 का कितना हो गया द्रव्यमान 2, एक ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान होता है, 2 का कितना हो गया 32। यहाँ पर देखो बेटा हाइड्रोजन के 2 है प्लस एक ऑक्सीजन 1 है, सिंगल ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 16, 2 और 16 कितना हो गया, ये तो हो गया 18 और ये हो गया 32 और 2 24। क्या ये सही है, ये बैलेंस है क्या, अरे नहीं है ना बैलेंस, तो बैलेंस के लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा भैया। बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, वैसे मैं अगले वाले बताता। अगर कभी ऐसा कोई परमाणु आता है और उसके नीचे ऐसे लिखा हुआ है परमाणु की संख्या कितनी है, अगर ऐसे नीचे 2 3 4 5 कुछ लिखा हुआ है तो परमाणु की संख्या कितनी है 2, जितनी नीचे है 2। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है परमाणु के आगे की तरफ कुछ, तो उसी उसमें क्या बोलेंगे परमाणु कितने हैं उतने ही की संख्या लगेगी। और तीसरी कंडीशन ये होती है बेटा, कभी-कभी परमाणु के आगे भी कुछ संख्या और पीछे भी कुछ संख्या लिखी होती है। तो अब इस समय पे परमाणु कितने हो गए बेटा, तो इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है 2 into 3 कितना हो गया 6। तो जो 6 है वो 6 एटम है x के, समझे क्या, 6 परमाणु है x के, ठीक है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन, यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर ये वाली, तो अपन पहचान लो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो ये बैलेंस है। 3 के पहले और 3 के बाद में अगर परमाणु बराबर है तो समीकरण संतुलित है, बैलेंस है। देखो हाइड्रोजन इधर कितना, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना मिला, कुछ भी नहीं लगा, ना तो पीछे का जस्ट आ गया ना यहाँ पे, तो ये कितना है 1, तो अनबैलेंस है, असंतुलित समीकरण है।
इसको संतुलित करते हैं और संतुलित करने का तरीका जिस बाद में देखेंगे इसको तो मैं भी कर देता हूं। चलो इस समीकरण को मैं संतुलित कर देता हूं। तो हाइड्रोजन के 2 है, यहां पर भी 2 है, ऑक्सीजन का यहां पर 2 है, वहां पर 1 है, एक को डबल करने के लिए 2 आ रहे हैं। अरे ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 * 2 4, कितना हो गया हाइड्रोजन 4, इधर 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 * 2 4, ऑक्सीजन को 2, इधर देखो अच्छी चीज की अवस्था है ना, हाइड्रोजन क्या होती है बेटा गैस होती है ना, ऑक्सीजन क्या होती है गैस होती है, और H2O पानी, अरे क्या पानी क्या होता है लिक्विड, क्या लिक्विड। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे हिट एंड ट्रायल विधि। अपन इसमें इस विधि में इस तरीके से क्या करेंगे, जितनी भी ये असंतुलित समीकरणें होती हैं अनबैलेंस, जो कि बोर्ड में क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा, आप ये एनसीईआरटी पेज नंबर 70 में बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं। अनबैलेंस मतलब असंतुलित समीकरण लिख के देगा और हमें उन समीकरणों को संतुलित करना पड़ेगा। उसके लिए मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, तो उस मेथड के थ्रू अपन अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। उसमें जो 6 या 7 स्टेप जो अपन देखते हैं, 6 स्टेप देखते हैं मेनली, 6 स्टेप में अपन उस अभिक्रिया को संतुलित करके दिखाएंगे। आगे देखो, अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे अगर वो असंतुलित है तो। अब संतुलित करेंगे कब, पहले उसका पता करेंगे कि ये भैया ये असंतुलित है। बहुत सी बार क्या होता है अभिक्रिया को दे देगा, अभिक्रिया दे दी अपने को और इसमें पता ही नहीं वो समीकरण संतुलित ही हो पहले से, तो पहले चेक करना पड़ता है। चेक करने के लिए हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चलो अब देखते हैं अपन हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से समीकरण संतुलित करना। अब इनको समीकरण को जो अनबैलेंस है असंतुलित समीकरण है उसको संतुलित करने के लिए हम कुछ स्टेप पे काम करेंगे। मैं भी यहाँ पर 6 स्टेप में आपको बताने जा रहा हूँ। 6 स्टेप अपन चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 पे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और धीरे धीरे अब लास्ट में देखेंगे कि रिजल्ट में हम देखते हैं कि समीकरण क्या हो गए संतुलित हो गए। तो ये जो जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है ये ऐसे ऐसे आपको लिखना है, ये नोट्स है बेटा आपके, ठीक है ना, ये लिखने हैं आपको, वीडियो को रोक के आराम से नोट्स को लिखिए और समझिए भी लिखिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से समीकरण को संतुलित करना। आप देखो या इसमें फर्स्ट इसमें देखते हैं अपन रासायनिक समीकरण, जो केमिकल रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया वो हमें देगा बोर्ड वाला, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसी अभिक्रिया पेपर में मिलेगी, टेस्ट में मिलेगी। तो देखो इस अभिक्रिया में ये एग्जांपल है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर, जैसे कि ये Fe है तो प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। तो देखो बेटा ऐसे बॉक्स बना लोगे क्या सभी, किसी भी अभिक्रिया का ये तरीका, ये एक उदाहरण है, इनमें कोई सी भी अभिक्रिया रखो तरीका यही रहेगा, ठीक है ना। मेथड ये रहेगा, देखो चारों सारे सूत्रों के चारों ओर तरीके में यहाँ बॉक्स बना दिए और ये बात ध्यान रखना। अब इन बॉक्स के अंदर, बॉक्स में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, अंदर की तरफ 2 है तो 3 है, जो भी करना है वो चेंजेस अपन कहां करेंगे, यहां पर करेंगे बॉक्स के जस्ट आगे, है ना, जितना भी लिखना होगा सब बॉक्स के आगे। तो ये अभिक्रिया लिखने से पहले थोड़ा सा गैप रखना, बॉक्स के आगे कुछ जगह बची अपने पास, ठीक है ना। चलो तो बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करना, इसलिए लाइक इसके परसेंट पता लगे जो अभिक्रिया आपने लिखी है उसके चारों तरफ सूत्रों के चारों तरफ बॉक्स बनाना है और उनमें कोई बदलाव नहीं करना। दूसरी एक छोटी सी बात यहाँ पर आती है, दूसरी बात रहता है निम्न दी गई कंकाली समीकरण, ये सब सुनने को मिलेगा, कंकाली समीकरण, ढांचा समीकरण है ना। तो ये जो अभिक्रिया जो असंतुलित अभिक्रिया को अपने को देगा पेपर, जो असंतुलित अनबैलेंस रिएक्शन को अपने को पेपर में देगा, टेस्ट में देगा, क्वेश्चन में देगा, वही समीकरण क्या कहलाती है, कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण कहलाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बात है बस ये बॉक्स बनाना है, इससे फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड स्टेप में देखो, स्टेप सेकंड, अब जो असंतुलित समीकरण अपने पास है में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाओ। अब एक सारणी बनानी है, हमने टेबल बनानी है जो इन अलग-अलग परमाणुओं की संख्या को बताए। अच्छा अब तुम्हें परमाणु याद है बेटा, इन परमाणुओं का कौन-कौन से हैं, क्या है कि लोहा, आयरन है, क्या एक परमाणु है, हाइड्रोजन एक परमाणु है, ऑक्सीजन एक परमाणु है, और जितने भी ये पहले हमने उतरे आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यही है ना, ठीक। तो स्टेप सेकंड जैसे अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है इनके चारों तरफ बॉक्स बना हुआ है, बना देना है, ठीक है ना। और ये बॉक्स हटाने की जब स्टेप में कहेगा तभी ही हटाने, तब तक बॉक्स बनाते रहना, ठीक है। मेरे को पता है भैया Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब परमाणु की संख्या कैसे लिखोगे, 3 के पहले और
3 के पहले वाले को हम देंगे अभिकारकों के परमाणु NHS, 3 के बाद वाले देंगे उत्पादों के परमाणु RHS। तो 3 के पहले और 3 के बाद के परमाणु से कैसे याद कर लेंगे? अभी जस्ट मैंने बताया था बेटा, X के अगर पीछे कुछ लगा हुआ है 2 3 तो यहां पे परमाणु कितने 3 हैं। अगर इसके परमाणु के आगे भी कुछ लगा हुआ है तो भी हम क्या बोलेंगे? जैसे 4 लगा हुआ है तो परमाणु कितने 4 है। बट कभी तो आगे है कभी पीछे, तो मल्टीप्लाई 2 into 3 6 इस तरीके से हम लोग याद करना है, पता करना। देखो एक में कुछ लगा, आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं, तो कितना बनेगा 1। कितना है बेटा 1। और इसमें देखो हाइड्रोजन में 3 के पहले की बात चल रही सारी, 3 के पहले हाइड्रोजन कितना है, आगे कुछ नहीं मगर पीछे कितना है 2, तो हाइड्रोजन 2। और ऑक्सीजन देखो पीछे कुछ नहीं है आगे भी कुछ नहीं है, कितना मानते हैं तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये तो भाई अभिकारकों की बात। अभी उत्पादों की बात करते हैं, एफ के नीचे कितना है, ये एफ वाली लाइन है ना, एफ के नीचे कितना है 3। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन में 2 लगा हुआ है नीचे, तो हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 4। कितना है ऑक्सीजन 4। अब आगे देखो ये स्टेप सेकंड हो गया, ये छापो यहां पर, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, 6 स्टेप पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देखो, अब आगे देखो स्टेप थर्ड में समीकरण में सबसे अधिक संख्या। अब समीकरण में सबसे अधिक संख्या देखो 1 2 1 3 2 4, सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है, सबसे ज्यादा बड़ी वाली 4 है, किसकी है ऑक्सीजन की, ठीक है। ये तो समझना है, समीकरण में सबसे अधिक संख्या में परमाणु वाली जोड़ी कौन है, ऑक्सीजन, वो सबसे पहले संतुलित करेंगे। अगर जिसके पास ज्यादा वो पहले, जिसके पास ज्यादा वो पहले, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने का तरीका सिंपल सा है, अगर देखो ये यहां तरीका बता देता हूं, लिखना स्टेप थर्ड वैसे ही, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे वैसे लिखना तरीका बता देता हूं। यहां पर देखो इस वाले NHS में, इसमें 1 एटम से मतलब एक परमाणु है, तो इधर कितना है 4, कितना है 4 है, इधर एक है, इधर कितना है 4 है। अब इस 4 को तो बड़ी वाली संख्या को कुछ कर नहीं सकते, मगर छोटी संख्या को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाए 4 हो जाए 4 बन जाए, कितने से गुणा करें कि ये संख्या कितनी हो जाए 4। देखो यहां 1 रखो 1 से 1 2 रखो 2 से 1 2 आएगा तो बन जाए, और 4 रखते हैं तो 4 बन गया 4। अब 4 करने के लिए ऑक्सीजन को जिस फार्मूले की LHS की तरफ लगाया यहां चेंज करो, ऑक्सीजन कहां पर है, ये ऑक्सीजन है, आई कहां है ऑक्सीजन, तो बॉक्स के बाहर की तरफ तुमने जो जिससे मल्टीप्लाई किया वो बॉक्स के बाहर की तरफ लिखना है यहां, बस सिंपल। क्या इधर 4 हो गए बेटा, इधर पहले 4 है, ये तो संतुलित हुए, ये दो संतुलित है, इसको फिर बाद में देखेंगे। ये जो 4 लगा है वो यहां पर लगा है ना, ये रखता मतलब इधर स्टेप थर्ड करना है, ये चीज कैसे करना है, ऐसे 4 लगा है ना, यहां पे 4 तो ये स्टेप थर्ड। अब आगे अभी तक संतुलित नहीं हुआ क्योंकि ये इधर 1 है और इधर 3, ठीक है, इधर 1 और 3, तो ये संतुलित करना है, तो स्टेप 4 में देखना, ठीक है। अपन ने स्टेप करके देखा ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो अपन ने उसके आगे क्या किया, मल्टीप्लाई किया 4। दोबारा से दिखा रहा हूं मैं, Fe कितना है 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना था अपने पास 1, इधर Fe 3 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन था 4। अब इस 4 को जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है ना अपने पास, उस संख्या को 4 करने के लिए अपन कितने से मल्टीप्लाई किया था 4 से। जितनी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को या उस संख्या को अपन उस सूत्र के मतलब LHS से तो अभिकारक की तरफ और RHS से तो उत्पाद, उस सूत्र के बॉक्स के जस्ट आगे रख देते हैं। ये समझ में आया आपको सभी को, इंसर्ट भी क्या बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना। ये स्टेप 3 में अपन क्या करेंगे, स्टेप 4 में जो अपन ने 4 लगाया है ऑक्सीजन के सामने वाला, ऐसा कैसा है सभी समीकरण में देखो, अब सभी तत्वों के परमाणु को चक्र 3 की तरह 3 की भांति ही संतुलित करें। ऑक्सीजन संतुलित हो गया, कितना हाइड्रोजन भी संतुलित है, ठीक है। Fe पे देखो बेटा, इधर 1 है इधर 3 है, अब आप ही सोचो बड़े को तो छोड़ना है, छोटे के साथ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इसकी जितना हो जाए पावर में आ जाएगा, तो बड़े को कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से, और जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके सूत्र के आगे है ना, उसी के ऊपर उसके सूत्र के आगे लगा देते हैं तो नंबर लगा देते हैं, ठीक है। 3 लगा दिया, Fe कितना हो गया 3, हाइड्रोजन देखो 4, अच्छा हाइड्रोजन देखते हैं हम यहां बताओ क्या बेटा 4 और 2, 4 2 जा, यहां पे 4 आ गया, इसके आगे ऑटोमेटिक आ गया, कितना हो गया लगभग 8 उड़ा दूंगा, ये गड़बड़ आ रही है। Fe3
3 कंप्लीट। ऑप्शन 4 और इधर 4 कंप्लीट, ये दोनों तो कंप्लीट हो गए। तो हाइड्रोजन को वापस से कन्वर्ट हो गए 8 हो गए, 8 हो गए। अब इधर कितना आपके पास 22, क्या इधर हाइड्रोजन को इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर 8 कर सकते हो इस चीज से गुणा करके, और इस चीज से मल्टीप्लाई करके इधर भी क्या हो जाए 8 हो जाए। कितने से करेंगे 4, ये वाला सूत्र आगे सूत्र को बाद में कहां पढ़ेंगे, ये वाला स्क्वायर बॉक्स चेक निकालिएगा, 4 लगा देते हैं, 4 लगाते हैं कितना हो गया 8। क्या समीकरण संतुलित है 3 3 8 4 और 4, ये कंप्लीट है। क्या वो समीकरण के जितने भी यौगिक हैं उन सभी को संतुलित करना है, मल्टीप्लाई पूरा करना है। अगर समझ में नहीं आए तो बेटा दोबारा वीडियो को देख लेके देख सकते हो, आराम से समझ में आएगा। और इसका शॉर्टकट तरीका इसके 10 बार में मैं लिखे हुए प्रकार में लिखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है ना। चलो आगे आप बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 में बेटा ये ना इसके नोट्स हैं, ठीक है। स्टेप 5 में देखो अंत में इस संतुलित समीकरण को, जो संतुलित समीकरण है वो है, उसकी जांच करते हैं। सरली जांच 3 3 8 8 4 4 यही तो करना है, जांच करते हैं। अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं, गिनते हैं कितने नंबर तो सही है दोनों तरफ, ठीक है, करते हैं और बॉक्स को हटा देते हैं। अब बॉक्स को हटा दो, बस वो नंबर वैसे कैसे लिख रहे हैं, यहां पर 3 है, वहां पर 4 है, यहां पर कितना है कुछ भी नहीं है, यहां पर 4 है, ठीक। ये बॉक्स को हटा दिया, और बॉक्स कब हटेगा स्टेप, बॉक्स कब लगेगा स्टेप फर्स्ट में, ठीक है। अगला स्टेप देखो स्टेप 6 लास्ट आ गया। अब अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस द्रव और जलीय, भाई देखो ये गैस है, देखो लोहा कैसा होता है, आयरन कैसा होता है, अरे लोहा ठोस में होता है बच्चों, अरे ठोस क्या ठोस सॉलिड, तो उस अगर ठोस है तो अपन क्या लिखेंगे S, गैस है तो G लिखेंगे, द्रव है तो लिक्विड लिखेंगे, और अगर जल में घुला हुआ है एक्वस सॉल्यूशन तो जलीय भी लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। इसके साथ साथ देखो ठोस अवस्थाओं में से ये लिखते हैं, दर्शाया जाता है तीर के निशान के ऊपर कुछ चीजें फिक्स है, ताप दाब और उत्प्रेरक भी लिखे जाते हैं। अगर होते हैं तो लिखते हैं और नहीं है तो नहीं लिखते। अब बताओ आयरन कैसा है, सॉलिड तो S लिखूं, अरे H2O लिक्विड होता है, पानी क्या पानी, Fe3O4 सॉलिड, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होती है गैस, तो ये लिखना है। ये अंतिम समीकरण जो संतुलित समीकरण है वो हो गया अपने पास। अगर इसमें उत्पाद इसमें अभिक्रिया के दौरान अगर कोई दाब ताप या फिर उत्प्रेरक होता है तो वो सब तीन के ऊपर नीचे लिख दें, ठीक है मैडम। थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी-कभी क्या होता है H2O लिखा होता है उसके नीचे भी G लिख देते हैं ऐसे। अब यहां लिक्विड लिखा होगा, यहां पर क्या होगा G गैस, तो उसका मतलब क्या समझेंगे, जल अगर लिक्विड लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ है गैस अवस्था में, तो इसका मतलब क्या है भाप है लिक्विड अवस्था में, गैस अवस्था, ठीक है ना। चलो अगला स्टेप 6 देखो। अब क्या करेंगे आगे, अभिकारक को जो तीन के पहले वाले का उत्पादों को, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उनमें गैस द्रव जलीय विलयन और ठोस अवस्थाओं को क्रम से गैस होगा तो G लिखेंगे, द्रव होगा तो लिक्विड A लिखेंगे, जलीय विलयन अगर जल में घुला हुआ कोई सॉल्यूशन होगा तो उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, AQ लिखेंगे, और अगर ठोस है तो उसे सॉलिड S लिखते हैं, ये लिखा जाता है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना, तीर के नीचे ये पहले बता दिया बेटा, तीर के निशान के ऊपर अगर ताप दाब और उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है तो ताप दाब और उत्प्रेरक लिखे जाते हैं। ये सभी क्या मिलेंगी, बस यहाँ पे अवस्था देख लेना आपको। अवस्था में सॉलिड आयरन कैसा होता है, सॉलिड ठोस होता है लोहा, यहाँ पर जो जल है वो कौन सी अवस्था में रहेगा, गैस की अवस्था में, बोले तो भाप रहेगा भाप। अगर जल को नीचे हम गैस लिखते हैं तो इस अवस्था का मतलब क्या होता है, भाप के रूप में वो चीज हमारे पास है, ठीक है। Fe3O4 सॉलिड है, जल लगने वाली चीज देख लो, और हाइड्रोजन क्या होती है गैस। इस तरीके से हम समीकरण को संतुलित करते हैं, कौन से मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। अगर तुम्हें प्रॉपर बोले कि भैया इन समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, पूरा ये 6 स्टेप लिखना पड़ेगा उसके लिए। अगर नहीं लिखता है डायरेक्ट बोल देगा निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, उस संतुलित करने के तरीके को हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। पार्ट सेकंड, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, दूसरे पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन सेकंड पार्ट में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने की गारंटी हमारी, ठीक।